तो मई महीने में पहला जो सेक्शन है हमारा वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसमें जो पहला न्यूज़ है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 से रिलेटेड। अब देखो इसमें बैकग्राउंड की अगर तरफ हम देखें तो सबसे पहले हमको 1991 में देखना है कि वहाँ पे क्या है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था एंड इस एक्ट के थ्रू क्या है एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया 239AA, जिससे दिल्ली को क्या है एक स्पेशल स्टेटस मिला। स्पेशल स्टेटस कहने का मतलब क्या है कि यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी होने के बावजूद क्या है उसका अपना क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली होगा यानी कि एक स्टेटहुड जो है वो प्रोवाइड किया गया। अब स्टेटहुड है तो क्या है 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट भी है। तो इसके अंदर देखने को हमें मिलता है कि तीन चीजें, एक है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है, ये तीन चीजों को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट के अंदर सब पे ही क्या है दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है। एक चौथा चीज जो था वो था सर्विसेज को लेके। तो 91 से लेके 2020 अगर हम देखें 15 के अंदर तो वहां पे क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। मतलब 2015 तक क्या है कि जनरली देखने को मिला कि जिस पार्टी की यूनियन गवर्नमेंट में सरकार रहती थी जनरली वही पार्टी की क्या है दिल्ली गवर्नमेंट के भी अंदर सरकार जो है बनी थी, जिसके कारण क्या है कोई ज्यादा डिस्प्यूट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 2015 के बाद से कंटिन्यूसली क्या एक टसल देखने को मिलता है कि यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एलजी साहब और दिल्ली गवर्नमेंट जो है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनके बीच जो है एक टसल है सर्विसेज को लेकर। किसके सर्विसेज की? तो ग्रुप ए सर्विसेज की यानी कि आईएएस आईपीएस की हम बात कर रहे हैं, जहां पे क्या है कि उनके पोस्टिंग जॉब प्रमोशंस ये सारी चीजों को लेकर क्या है एक टसल था सर्विसेज को लेकर। अब यहाँ पे क्या है क्लियर कट नहीं चीज था कि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है या फिर क्या है एलजी साहब के अंदर है। लेकिन मोटा मोटी क्या है कि मोटा मोटी हमें देखने को मिलता है कि वो असल में क्या है कि वो अगर हम देखें तो वो प्रेजेंट था एलजी साहब के ही अंदर ज्यादा कंट्रोल के अंदर था। तो इस चीज को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 2000 अगर हम देखें 19 से स्टार्ट होता है एंड 19 में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आता है। फाइनली क्या है मई 2023 के अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन पे आती है कि जो सर्विसेज वाला पार्ट है वो किसको दे दिया जाए, दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया जाए, ताकि जो स्मूथ एक रनिंग है गवर्नमेंट का वो हो सके। अब इसी चीज को देख के क्या है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास करवा लेती है प्रेसिडेंट साहब से, ठीक है। एंड ये ऑर्डिनेंस के अंतर्गत क्या है कि इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत क्या है एक अथॉरिटी बनता है एंड इस अथॉरिटी को हम नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं। एंड ये अथॉरिटी के अंदर अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर है जो कि इनके क्या हो गए इस अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगे, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो प्रेजेंट है। चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों ही क्या है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट होगी। अब यहाँ पे हमको देखने को मिला कि ये जो अथॉरिटी है जो कि अपॉइंटमेंट करेगी, पोस्टिंग करेगी या हम कह सकते हैं प्रमोशंस ये सारी चीजों के लिए रिलेटेड है। अब ये अथॉरिटी जो है वो रिकमेंड करेगी एलजी साहब को, यानी कि अल्टीमेटली क्या है एलजी साहब के पास क्या हो गया सर्विसेज वाला पार्ट जो है वो चला गया। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास सर्विसेज वाला था, इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या है नलिफाई कर दिया गया एंड नलिफाई करके किसको दे दिया गया एलजी साहब को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को जो है वो सर्विसेज वाला पार्ट जो है मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज हमको ये समझना है कि ये जो सर्विसेज वाला पार्ट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऑर्डिनेंस से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया जा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। अब यहीं पे क्या है कि अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें तो ऑर्डिनेंस क्या है एक तरह का लॉ ही है या एक्ट कह लो जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर जो है उस पर एग्री नहीं किया। असल में क्या है ये लॉ कह लो ये कब आ रहा है जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर क्या है रिसेस में प्रेजेंट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब क्या है सेशन जो है नहीं होता है पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या है सेशन जो है नहीं हो रहा है तो उस समय जो लॉ आता है उसी को हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो वर्ड ऑर्डिनेंस की बात करें तो पहली बार ऑर्डिनेंस जो है वो हम कह सकते हैं इसका मेंशन जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ऑर्डिनेंस जो है इस कौन इशू कर सकता है तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो इशू कर सकते हैं एंड प्रेसिडेंट जो है इशू करते हैं आर्टिकल 123 के अंदर, और गवर्नर साहब जो है वो कहां पे स्टेट के अंदर जो है ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। एंड ये आर्टिकल याद रखना आर्टिकल 213, तो 123 और 213 ऐसे करके याद कर लेना। ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन हो सकता है वो 6 हफ्ते हो सकता है। कब? जब से फिर से सेशन स्टार्ट होगा पहले दिन से लेकर क्या है अगले 6 हफ्ते के बीच अगर वो एक्ट के रूप में लेजिस्लेचर से पास हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं होता है तो वो एक्सपायर कर जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज है वो है मॉडल प्रेजेंस एक्ट 2023। ये प्रेजेंस एक्ट जो है ये रिप्लेस करेगा प्रेजेंस एक्ट ऑफ 1894 को। अगर हम 1894 वाले एक्ट की बात करें तो असल में क्या है कि ये 84 मतलब 1894 वाला जो एक्ट है उसका ओरिजिन हमको प्रेजेंट डिसिप्लिन कमेटी में देखने को मिलता है जो कि अपॉइंटेड था 1836 के अंदर बाय द लॉर्ड मैकोले। यहाँ पे क्या है कि एक और हमें देखने को मिलता है आरपी एक्ट 1951 कहते हैं। सिंपल सा चीज ये समझो कि अगर बोला गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से क्या है कि जो भी इंसान अगर क्या है कि वो जेल के अंदर है तो वो क्या है उसके पास राइट टू वोट जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो प्रिजन और पर्सन डिटेन अंडर प्रिजन हम कह सकते हैं वो स्टेट लिस्ट में आता है। मतलब प्रिजन एज अ टॉपिक ही कहाँ है स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वो मेंशन है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर जो है प्रिजन जो एक्ट है उसको क्यों रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। तो कुछ नीड है। सबसे पहला क्या है कि बोला गया कि जो पुराना वाला एक्ट था 1894 वाला वो असल में क्या है कोलोनियल हैंगओवर है, यानी कि क्या है कि कोलोनियल एरा का जो है एक्ट था अब क्या है कि सिनेरियो चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें जो है बदल गई हैं। दूसरा क्या है प्रिजन में रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेगा कि भाई प्रिजन एज अ टॉपिक या प्रिजन को ही हमको क्या है एक रिफॉर्म जो है वो उसके अंदर जो है वो करना है। कुछ प्रपोजल भी दिए गए मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा क्या है कि
लोगों को पेरोल या फर्लो और रेमिशन जो है वो प्रिजनर्स को प्रोवाइड किया जाए, ताकि अगर कब किन को, तो मतलब हम नहीं कह सकते जो हीनियस क्राइम है उसके अंदर, लेकिन हाँ जो जनरल क्राइम है उनके अंदर क्या है, अगर गुड कंडक्ट हमें देखने को मिलेगा प्रिजनर्स का, तो वहाँ पे क्या है इन सारी चीज़ों का प्रावधान जो है उस चीज़ को प्रमोट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिए, ताकि जो मोनोटोनी है वो क्या है वो ब्रेकअप हो सके प्रिजनर्स का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिविंग फैसिलिटीज को बेटर करने की बात कही गई है। एंड कई बार देखने को मिला है कि प्रिजन के अंदर क्या है लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके अंदर किलिंग ऑफ वायलेंस भी जो होता है, तो अगर लोग कम रहेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो वायलेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे अदर इशू जो है वो भी फेस किए जाते हैं प्रिजन के अंदर या प्रिजनर्स के द्वारा। सबसे पहले अगर हम देखें तो अंडर ट्रायल जो है काफी ज्यादा हाई है, यानी कि एक रिपोर्ट है जैसे प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 की बात करें तो बोला गया कि वहां पे क्या है 77% जो जेल इनमेट्स है असल में अंडर ट्रायल, मतलब समझो कि उस पर क्या है कन्विक्शन प्रूफ भी नहीं है, वो बस अंडर ट्रायल है, उस पर केस चल रहा है, अभी तक क्या है फाइनल जो जजमेंट है वो भी नहीं आया है। दूसरा कि प्रिजन का ऑक्यूपेंसी रेट काफी ज्यादा हाई है, इवन बोला जाता है कि जो लगभग हम कह सकते हैं 183% क्या है दिल्ली के अंदर जो जेल है वो क्या है ओवर पॉपुलेटेड है, मतलब जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो काफी ज्यादा है। फिर जो गरीब आदमी होता है उसको बेल भी जल्दी नहीं मिल पाता है, जो प्रिजन में ऑफिसर्स अपॉइंटेड है उनमें भी काफी ज्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिल रहा है। एंड कई बार देखने को मिला कि प्रिजन के अंदर क्या है अननेचुरल डेथ भी होता है। क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं रिफॉर्म करने के लिए प्रिजन्स को, तो सबसे पहला क्या है सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा जाए तो कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर हम देखें तो अगर कोई भी पर्सन को कंसीडर किया गया प्रिजन के अंदर, तो प्रिजन के अंदर कोई पर्सन है इसका मतलब वो नॉन पर्सन नहीं होता है, तो कह सकते हैं हम कि कोई भी पर्सन जो प्रिजन के अंदर है उनको वो सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए विद इन द लिमिटेशन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ऐसा नहीं है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे उस पर्सन को दे दी जाएंगी, लेकिन हाँ जो भी लिमिटेशंस है एक रीजनेबल लिमिटेशन को लगा के क्या है कि उस पर्सन को हम कह सकते हैं ही और शी इज एंटाइटल टू ऑल ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 1980 के समय क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को सेटअप किया था जेल रिफॉर्म्स के लिए, एंड ये जो कमेटी है इसको नाम याद रखना मुल्ला कमेटी बोलते हैं, विच वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस ए.एन. मुल्ला। कुछ स्टेप जो है वो प्रिजन को रिफॉर्म करने के लिए लिए गए, जैसे कि एक है मॉडल प्रिजन मैनुअल हम कह सकते हैं 2016 के अंदर, जहां पे क्या है कि जो यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि जेल क्या है या प्रिजन क्या है एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट के अंदर क्या है अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्रिजन के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज होगा, प्रिजन कैसे एडमिनिस्टर होगा, उसके अंदर क्या है अलग अलग तरीके का हर स्टेट का अपना अपना मैनुअल है। तो बोला गया कि जब तक एक यूनिफॉर्म मैनुअल फॉलो नहीं होगा, तो इस चीज को देखने के लिए क्या है वही मॉडल प्रिजन मैनुअल जो है वो लेके आया गया, ताकि यूनिफॉर्म जो है वो मैनुअल जो है वो पूरे इंडिया के अंदर जो है वो सारे ही जेल में फॉलो किया जाए। लेकिन अभी तक देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उस मैनुअल को नए मैनुअल को अडॉप्ट किए हैं, बाकी जो है वो नहीं किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूज एंड शॉर्ट्स में। सबसे पहला जो है विप है। क्या विप कहा जा सकता है कि विप असल में अगर हम देखें तो ये एक पर्सन भी है जो कि पार्लियामेंट के अंदर है, रूलिंग पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन इनके द्वारा दिए जाते हैं जो कि एक तरीके से क्या है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है टू अदर मेंबर्स, और ये मेंबर्स के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप वोट को कास्ट करें या खुद को एब्सटेन करें। तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं, जिसको मैंडेटरी है फॉलो करना। अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है दूसरा मेंबर, तो वो क्या होगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसी को हम लोग विप कहते हैं। तो विप से याद रखना है, विप जिस पर्सन मतलब जो पर्सन है जो विप जारी करता है उसको भी विप कहते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन जो है जारी होता है उसको भी विप कहते हैं। तो विप इज अ रिटन ऑर्डर, बोथ हम कह सकते हैं एक रिटन ऑर्डर भी है, और जो मेंबर है उस पार्टी के अंदर जो कि उस रिटन ऑर्डर को क्या कर रहा है जारी कर रहा है उसको भी हम लोग विप कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से एम्पावर करता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है कि पहले अगर हम लोग डाइवोर्स को लेकर देखें तो डाइवोर्स क्या है, डाइवोर्स जो है वो रूल होता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसके अंदर जो सेक्शन है 13B वो डाइवोर्स से रिलेटेड जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे जो पहली फाइलिंग होती थी डाइवोर्स को लेकर और सेकंड फाइलिंग के बीच मिनिमम 6 महीना का गैप और मैक्सिमम जो है वो 18 महीना, यानी कि हम कह सकते हैं 18 मंथ्स का जो गैप मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 1.5 साल का जो है गैप होना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि उसके बाद भी क्या है जो कोर्ट है उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो उस चीज को जो है वो देगा कि नहीं देगा, मतलब थर्ड जो है वो फाइलिंग होगी नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिसेंटली इस चीज को क्लियर करता है, एक वर्डिक्ट भी आता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये केस टू केस वेरी कर सकता है। केस टू केस इस तरीके से वेरी कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्या है फाइलिंग के अंदर क्या है कि ये जजमेंट दे सकते हैं कि डाइवोर्स जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब सेकंड फाइलिंग की जरूरत मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगेन ये क्या है केस टू केस जो है वो क्या है वो वेरी कर सकता है। कोर्ट को जैसा लगेगा कि हाँ इस केस में जो है नीड है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो लेकिन आर्टिकल 142 को क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज्यादा ही पावर मिल गया कि भाई आप कंप्लीट जस्टिस के नाम पे क्या है कुछ भी कर सकते हैं, कि कभी मन किया कि बोले कि ये वाला कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा है, इसका केस का रिजल्ट ये करेंगे तो कंप्लीट जस्टिस होगा। इसीलिए बोला गया कि ये एक तरीके का क्या है आर्बिट्ररी पावर है जो कि क्या है सुप्रीम कोर्ट को मिल रहा है। दूसरा ये एम्बिगुअस भी है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि किस केस में, ये जज के मूड पे भी डिपेंड कर सकता है, ये हो सकता है नेचर ऑफ केस पे भी डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी नहीं है कंप्लीट जस्टिस का, ये भी एब्सेंस है। एंड जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी क्या है उसका भी वायलेशन है। तो ये एक तरीके से क्या है क्रिटिसिज्म है आर्टिकल 142 का। तो याद रखना आर्टिकल 142 से बस सुप्रीम कोर्ट जो है एम्पावर हो रहा है टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्या है वर्डिक्ट देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी भी क्या है एक तरीके से जो इंडिपेंडेंस है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस है उसका भी पार्ट है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वही इंडिपेंडेंट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जुडिशियरी सिस्टम है वो भी क्या है इंडिपेंडेंट जो है वो काम करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसका मेंशन जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है देखने को हमें मिलता है, जहां पे जुडिशियल रिव्यू की भी बात कही गई है, जुडिशियल रिव्यू की भी बात कही गई है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कहने का मतलब क्या है कि तीनों ही ब्रांचेस गवर्नमेंट के
है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, या हम कह सकते हैं जुडिशियरी हो, तीनों ही क्या इंडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है लेकिन एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते। अब यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो भी अपॉइंटमेंट होती है पोस्टिंग की, प्रमोशन की, डिस्ट्रिक्ट जजेस की, वो गवर्नर साहब जो है वो करते हैं एंड ऑन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन पे क्या है, गवर्नर साहब जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस है उनके अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन जो है वो कर रहे होते हैं। अगर हम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन द स्टेट देखें तो यहाँ पे क्या है, सबसे टॉप पे कौन हो गया, हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट के नीचे हमको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट देखने को मिलता है। वो डिवाइड हो जाता है दो साइड में, एक साइड क्या है सिविल साइड का है, दूसरा साइड क्या है क्रिमिनल साइड का है। सिविल साइड में अगर हम देखें तो सब ऑर्डिनेट जजेस कोर्ट हमें देखने को मिलता है, उससे नीचे मुंसिफ कोर्ट देखने को मिलता है। क्रिमिनल साइड में देखें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रिक्यूजल बाय जजेस। रिक्यूजल कहने का मतलब है भाई मुकर जाना। कई बार देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी क्या है जजेस होते हैं, अगर मान लो कोई बेंच है उसके अंदर जजेस, कोई जज जो है वो प्रेजेंट है, अब उनको इस केस में लगता है कि यहाँ पे क्या है कि ये केस जो है वो काफी कॉम्प्लिकेट कर देगा, अगर इस पे डिसीजन देंगे तो सिचुएशन को काफी कॉम्प्लिकेट कर देगा। या कई बार देखने को मिला कि जजेस को ऐसा लगता है कि ये उनके जान पहचान वाले केस है, या इस केस को लेने से वो कहीं बायस ना हो जाए, तो वो क्या है उस केस से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी चीज को हम रिक्यूजल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो क्या है कोई भी हियरिंग को क्या है या प्ली को क्या है सुनने से इनकार कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि कई बार देखने को मिला कि जजेस जो है कभी भी ऐसा हो कि कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस देखने को मिले तो जजेस जो है वो विड्रॉ करते हैं, या खुद को विड्रॉ करते हैं, या दूसरे को क्या है केस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है बाद में। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो की प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलता है रिक्यूजल बाई जजेस से। एक है नीमो जुडेक्स इन सुआ कैजुआ, यानी कि क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने ही केस के अंदर जज कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, यानी कि कह सकते हैं हम कि जस्टिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है होने से मतलब नहीं है, जस्टिस जो है होते हुए दिखने से भी मतलब है कि लगना भी चाहिए कि जस्टिस जो है वो हो रहा है। अगर कोई भी जज क्या है रिक्यूज करता है किसी भी केस से खुद को, तो ये क्या है वो चीफ जस्टिस के पास क्या है चला जाता है मामला, एंड चीफ जस्टिस फर्दर क्या है उस केस को दूसरे किसी अल्टरनेट बेंच को क्या है असाइन जो है या अपॉइंट जो है उसके लिए वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है रिक्यूजल को लेकर, एक याद रखना रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1987 के अंदर, और दूसरा याद रखना स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवनंदा पाठक 1998 का केस जो है देखने को मिलता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन भी किया था जुडिशियल बायस को। अगर हम काइंड्स ऑफ रिक्यूजल की बात करें तो दो तरीके का देखने को हमें मिलता है। एक ऑटोमेटिक, जहां पे जज जो है खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं अपने केस से। दूसरा क्या होता है कि कोई पार्टी जो है अगर रेज करती है रिक्यूजल के लिए कि भाई जज साहब जो है ये कहीं इस केस के अंदर बायस ना हो जाए, तो उस बेसिस पे फिर जज साहब को जो है वो उस केस से क्या है हटाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो किसी के जो रेज करने से मतलब जो भी कंसर्न है रेज करने से उसके बाद से हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक टॉपिक है ई गवर्नड स्टेट का। ई गवर्नड स्टेट में केरला जो है याद रखना कि पहला फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट इंडिया के अंदर जो है बना है। कुछ इनिशिएटिव्स केरला के द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि पहला याद रखना केफोन प्रोजेक्ट हम कहते हैं, जहां केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की बात कही गई है। यहाँ पे क्या है कि सिटीजन के अगर हम इंटरनेट एक्सेस की बात करें तो इसको क्या है सिटीजन का एक राइट बना दिया गया कि भाई घोषित कर दिया गया कि इंटरनेट को एक्सेस करना क्या है सिटीजन का, हर सिटीजन का राइट है केरला के अंदर। एक पोर्टल भी उन्होंने बनाया जिसको ई सेवा नाम कहते हैं, जहां पे क्या है 900 पब्लिक सर्विसेज को क्या है टू द तालुक लेवल जो है ऑफिसर्स उसको क्या है उस पोर्टल के अंदर जो है मेंशन किया गया है क्या कि उस पोर्टल के थ्रू क्या है कि एक्सेस जो है वो किया जा सकता है लगभग 900 पब्लिक सर्विसेज को अप टू द तालुक लेवल्स। ठीक है, जो तालुका लेवल्स है उस तक एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद से है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। अब इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है, एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और रिसेंटली क्या है 2023 में रिलीज हुआ, जहां पे इंडिया को जो है 161 जो है रैंक जो है वो प्राप्त हुआ आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप पोजीशन पे आए हैं नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। नेक्स्ट देखा जाए तो ये पब्लिश होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि याद रखना कि 3 मई को जो है हम कहते हैं। एंड यहाँ पे इवोल्यूएशन जो है किया गया है इस इंडेक्स को लेके, वो 5 जो है इंडिकेटर्स के अंतर्गत है। पहला जो है वो है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा जो है वो लीगल फ्रेमवर्क है, तीसरा जो है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, चौथा जो है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एंड पांचवा जो है वो है सेफ्टी को लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इंटरनेट शटडाउन को लेके। तो रिसेंटली क्या है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का नोटिस जो है वो जारी किया है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप इस के हिसाब से जो है कंप्लाई करिए। एंड बोला गया कि जो अनुराधा भसीन के केस के अंदर 2020 के अंदर जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो भी जजमेंट था उसके हिसाब से क्या है रिसेंटली बोला गया कि बार बार जो है देखने को मिल रहा है कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो बार बार होता है। तो उन्होंने बोला था कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो एक तरीके से कभी भी इनडेफिनेटली जो है वो इम्परमिसेबल है, यानी कि बोला गया कि इनडेफिनेटली समय के लिए जो है वो इंटरनेट शटडाउन जो है नहीं लागू किया जा सकता है। अगर हम इंटरनेट शटडाउन की बात करें तो इट इज गवर्न अंडर द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स 2017। इसके हिसाब से क्या है इंटरनेट शटडाउन जो है वो एक तरीके से जो है गाइड होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमको देखने को मिला कि कोई भी ऑर्डर जो है इंटरनेट शटडाउन का अगर किया जाए तो उसमें
कभी भी इंटरनेट शटडाउन इम्प्रोपोर्शनल जो है नहीं होगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी जो है वो फॉलो किया जाएगा कि जितनी जरूरत है उतना ही क्या है उतने दिनों के लिए इंटरनेट को शटडाउन किया जाए। एक समय में हमको याद रखना है कि मैक्सिमम जो है इंटरनेट शटडाउन जो है वो 15 दिनों के बाद जो है नहीं किया जा सकता, मतलब एक लॉन्ग रन में क्या है, एक बार में क्या है, मैक्सिमम जो है 15 दिनों के लिए ही इंटरनेट को शटडाउन जो है वो किया जा सकता है। करंटली जो सस्पेंशन है वही मैंने बताया भी कि 2017 का जो टेलीकॉम सर्विसेज रूल है उसी के हिसाब से गवर्न होता है, एंड इट इज नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ये एक्ट हमें याद रखना है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसी के अंदर जो है इसी से नोटिफाई हो गया क्या है जो रूल्स है 2017 में बनाया भी गया था इंटरनेट शटडाउन को लेकर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान क्या है, एक तरह का सीरम इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो उस पर्सन को क्या है अनकॉन्शियस बनाता है। एंड यहाँ पे क्या है कि देखने को मिलता है जो ट्रुथ सीरम है उसका केमिकल कंपोजिशन याद रखना है, इसको सोडियम पेंटोथल कहते हैं हम लोग, ठीक है। एंड इसी दौरान क्या है बोला गया कि ये जो पूरा टेस्ट है वो क्या है एक साइकोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर ही हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 के अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरीके से बोला भी गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफ टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट है ये कभी भी क्या है किसी पर्सन के कंसेंट के बिना जो है नहीं किया जा सकता है। एंड यहाँ पे क्या है सुप्रीम कोर्ट ने 2 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया। एक है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जहां पे उन्होंने बोला राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी पर्सन अपने ही खिलाफ जो है गवाही के लिए उसको तैयार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है आर्टिकल 21 जहां पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही जाती है कि किसी को बिना बताए जो है हम उसके कंसेंट को ले रहे कि ब्रेन मैपिंग वगैरह कर ले रहे हैं या कोई भी जो वैसा टेस्ट जो है वो उसके बिना इजाजत के नहीं किया जा सकता है। नार्को एनालिसिस जो है वो क्या है कि कभी भी कोर्ट के अंदर जो है वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में जो है एडमिसिबल नहीं है। बोला जाता है कि कोई भी दूसरा क्या है कि कोई भी दूसरा हम कह सकते हैं कि एक पहला क्या है कि दूसरा एविडेंस होना चाहिए तब जाके क्या है एक सप्लीमेंट्री एविडेंस के रूप में जो है नार्को एनालिसिस का या ब्रेन मैपिंग या कोई भी ऐसे तरह का टेस्ट का क्या है जो रिपोर्ट है उसको सप्लीमेंट्री हम एविडेंस के रूप में कंसीडर भले ही करता है कोर्ट, लेकिन प्राइमरी एविडेंस के रूप में नहीं किया जा सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो देखो डिफरेंस है, नार्को एनालिसिस टेस्ट में क्या है सीरम को इंजेक्ट किया गया जबकि पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर क्या है कोई भी सीरम को या कोई भी ऐसे सब्सटेंस को इंजेक्ट नहीं किया जाता है। इंस्टीड हम कह सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को, पल्स रेट को, ब्रीदिंग रेट को, स्वेटिंग कितना ज्यादा हो रहा है, ब्लड का फ्लो कैसा है, इस चीज को मेजर करता है एंड इसी बेसिस पे जो है डिटेक्ट होता है कि पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। एक और है हमको पढ़ना है वो है ब्रेन मैपिंग टेस्ट जिसको हम लोग P300 टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से ब्रेन की एक्टिविटी को क्या है कि मैप किया जाता है, देखा जाता है, मेजर किया जाता है रेदर देन हम कह सकते हैं कोई भी फिजियोलॉजिकल बिहेवियर को, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट करना या बीपी देखना या हम कह सकते हैं जो ब्रीदिंग पैटर्न देखना, वो सारी चीज नहीं। ब्रेन में क्या है कुछ इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगाते हैं, कुछ सवाल जो है वो पूछा जाता है एंड उस बेसिस पे जो ब्रेन के अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो इमेज जो है न्यूरो इमेजिंग जो है वो बनता है ब्रेन की सेंसिटिविटी को लेकर, उस बेसिस पे जो है रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये जो था हमारा जितने भी टॉपिक्स थे मई महीने में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के वो हमने पढ़ लिया। एक और है मैंने मेंशन किया है जितने भी आगे हम पढ़ भी लेंगे, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो इसमें टोटल जो है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजीज की हम बात करते हैं जो कि एक तरह का यूनाइटेड नेशन का गोल है 2030 तक, जहां पे 17 में से पहला है याद इसमें और आगे भी हम कवर करेंगे। पहला जो है याद रखना नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी जो है एसडीजी फर्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला नंबर का जो गोल है वो है नो पॉवर्टी। इसके बाद जो है बाकी जो गोल्स हम लोग नेक्स्ट आगे जो है वो करेंगे।